सन 1857 की क्रांति के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, पर आपके इस 8th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर में हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति किस प्रकार से हुई, कैसे-कैसे हुई, कौन-कौन से स्टेप्स फॉलो किए गए या किस प्रकार से हम इस 57 की क्रांति में हार गए, ठीक है? या फिर क्या-क्या बड़े मेजर बदलाव आए हमारे भारत के अंदर, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का 5th चैप्टर, जब जनता बगावत करती है, और उसके बाद ठीक है 1857 की क्रांति और उसके बाद की चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है, ठीक है? इस चैप्टर को देखिए आपको सबसे पहले याद क्या करना है, देखिए बेटे सिंपल सी अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति हो, चाहे 1947 का आपका भारत में जब आज़ादी मिली वो हो, ठीक है? कुछ भी हो, ठीक है? अंग्रेज सबसे ज़्यादा जो हमारे को प्रॉब्लम हुई थी ना, वो हुई थी बेटे अंग्रेजों से, ठीक है? किसी भी तबके के लोग हों, ठीक है? चाहे वो राजा हों, चाहे वो सिपाही हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो ज़मींदार हों, चाहे वो कोई भी लोग हों, सभी को अंग्रेज़ों से ही दुश्मनी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही अपनी नीतियों के द्वारा सभी को बेटे क्या कर रखा था, अपना दुश्मन बनाया हुआ था, ठीक है? तो इस चैप्टर के बारे में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से जो सारे के सारे लोग थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और 1857 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि भाई एक आंदोलन, एक बहुत बड़ा बड़े लेवल पर आंदोलन छिड़ गया अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो आपका पहला टॉपिक है, वो है नवाबों की छिनती सत्ता। यानी कि बेटे अंग्रेजों ने केवल आपके किसानों को ही नहीं दबाया, किसानों की ही ज़िंदगी खराब नहीं की, यहाँ तक कि उन्होंने बेटे नवाबों जो राजा लोग थे उनको भी कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है? इसी के बारे में देखेंगे। देखिए इस चैप्टर के अंदर बेटे आपको सभी राजाओं के या जिन-जिन लोगों के महत्वपूर्ण लोगों के नाम आएँगे उनको याद करते हुए चलना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर हम देखें 18वीं सदी के मध्य से राजा नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। हम जानते हैं कि भाई अंग्रेजों ने बहुत सारे के सारे कानून लेके आए थे, ठीक है? उनकी सत्ता सम्मान दोनों खत्म होती जा रही थी। जैसे कि रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे उनके सेना के अंदर। आपने ना पहले चैप्टरों के अंदर आप पढ़ा होगा कि भाई जो अंग्रेज आए थे उन्होंने ना सहायक संधि लागू करी थी। कौन सी बेटे? सहायक संधि लागू कर दी थी। अब सहायक संधि के अंदर क्या था कि जो भी भारत के राजा महाराजा हैं या जो भी आपके नवाब हैं, वो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अंग्रेजों की सेना अपने यहाँ पे रखनी पड़ेगी। सारा का सारा सेना का रख-रखाव भी भारतीय लोग करेंगे, यानी कि राजा लोग करेंगे, ठीक है? सब कुछ वही करेंगे। ना ही वो उनकी अंग्रेज़ों की परमिशन के बिना किसी से लुद्ध युद्ध लड़ सकते थे, जैसे वो पहले करा करते थे, ठीक है? तो पूरी तरीके से अगर हम देखें, तो राजा या नवाब लोग जो थे बेटे, वो पंगु हो गए थे, यानी कि अपंग हो गए थे। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उनकी जो स्वतंत्रता थी, वो घटती चली गई, ठीक है? उनकी सेनाएँ भंग कर दी गई सहायक संधि के द्वारा, है ना? इसके अलावा राजस्व वसूली, यानी कि जो पहले अपने राज्य में से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, अब वो भी अंग्रेजों ने छीन लिया, ठीक है? सारे इलाके उनके वो छीनते गए, ठीक है? इसके अलावा एक और सहायक संधि के अलावा एक और आई थी बेटे विलय की नीति, अगर आपने पढ़ा हो तो, है ना? विलय की नीति पिछले चैप्टर में था, ठीक है? विलय की नीति में क्या था कि भाई जिस भी राजा का अपना सगा बेटा नहीं होगा, उसके क्या किया जाएगा, उसके जो भी राज्य होगा उसको अधिग्रहण कर लेंगे अंग्रेज लोग, ठीक है? जैसे कि उदाहरण देखें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना? वो चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को क्या बना दे, राजा मान ले, ठीक है? लेकिन ऐसा अंग्रेजों ने नहीं किया। विलय नीति के द्वारा उनके राज्य को भी अधिग्रहण कर लिया गया, ठीक है? तो इसके अलावा अगर हम देखें सबके नाम याद रखने हैं आपको लाइन वाइज़, ठीक है ना? जैसे झांसी की रानी के नाम आ गया, पेशवा बाजीराव आ गए, द्वितीय, इनके नाना साहेब थे इनके दत्तक पुत्र, ठीक है? कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी, अब वो उन्हें मिलने लग जाए, ठीक है? इसके अलावा कंपनी ने इसको ठुकरा दिया। ठीक है? इसके अलावा सबसे लास्ट में क्या हुआ बेटे, अवध की रियासत अंग्रेजों ने कब्जे में ले ली, ठीक है? 1801 में सहायक संधि थोपी गई और 1856 के अंदर अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया, केवल क्या कहकर कि भाई ये जो अवध है वहाँ पर सरकार सही से नहीं चल पा रही है, शासन सही से नहीं हो पा रहा है, झूठ कहकर ये क्या किया, अवध का भी अधिग्रहण कर लिया, ठीक है? जिससे लोगों में गुस्सा आ गया, ठीक है? डलहौजी ने ये ऐलान किया था, ठीक है? इसके अलावा हम देखें कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने के लिए पूरी योजना बना ली, ठीक है? अच्छा उन्होंने क्या किया, सिक्कों के ऊपर से मुगलों का नाम हटा दिया, ठीक है? और इसके अलावा 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर जो सेकंड है, बहादुर शाह जफर सेकंड बेटे, ठीक है? उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से बाहर निकाल देंगे और जो उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, उनको बेटे क्या किया जाएगा। अच्छा 1856 में कैनिंग ने फैसला दिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों को बादशाह नहीं बल्कि राजकुमार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? केवल राजकुमार, प्रिंसेस माना जाएगा, राजकुमार, उनको बादशाह किंग नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो ये बोला गया, तो इससे ये भी खत्म हो गई, ठीक है? यानी कि राजाओं के साथ तो उन्होंने बदसलूकी की ही की, अब किसान और सिपाहियों के साथ भी। देखिए, जो हमारा 1857 की जो क्रांति है ना, वो बेसिकली सिपाहियों ने शुरू की, ठीक है? अब देखेंगे कि कैसे-कैसे सब बढ़ा, ठीक है? अधिकतर किसान और सिपाही एक साथ इसलिए दिया हुआ है बेटे, क्या होता था ना, देखिए, जो आपके किसान लोग हैं ना, वो ही सेना में भर्ती किए जाते थे।
ज़्यादातर, ठीक है? तो किसान और सिपाही दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है? किसान और ज़मींदार, हमने देखा कि भाई अंग्रेज़ों ने बहुत सारे के सारे वो लेके आए थे, रैयतवाड़ी आई, महलवाड़ी आई, ठीक है? जिससे कि टैक्सेस लगा दिए गए फसलों के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें लगा दी गई, ठीक है? तो गाँव में किसान, ज़मींदार भारी भरकम लगान कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे, ठीक है? कर्जा लौटा नहीं पा रहे थे, तो उनकी जो ज़मीनें थी पीढ़ियों वाली, वो हाथ से निकल गई, अंग्रेज़ों ने छीन लिया, ठीक है? और यहाँ तक कि कंपनी के सिपाहियों की बात करें, तो सिपाही बेचारे क्यों परेशान हैं? अपने वेतन के लिए उनको कम वेतन मिलता था, भत्ते, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, ठीक है? इसके अलावा अगर बेटे देखें तो कई सारी अफवाहें कह लो या फिर कुछ कारण कह लो जिस वजह से जो सिपाही थे वो गुस्सा थे। देखिए क्या होता था, भारत के अंदर एक परंपरा थी, एक धार्मिक कारण था, ठीक है? रूढ़िवादी मान लो या जो मर्जी मान लो, ऐसा माना जाता था कि जो भी बेटे समुद्र पार जाएगा ना, क्या करेगा? समुद्र पार जाएगा, उसका क्या होगा बेटे? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा भारत के अंदर वो था, प्रचलन था, माना जाता था कि भाई जो भी समुद्र के पार जाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये अंग्रेज लोग बर्मा के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी, ठीक है? तो वहाँ पर ये बार-बार समुद्र पार भेजते थे, तो इसलिए कि सिपाहियों को लगने लगा कि भाई ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो पहला कारण ये हो गया। इसके अलावा बेटे क्या हुआ, उस टाइम पीरियड में एक ना बेटे कारतूस आए, ठीक है? कारतूस के अंदर क्या हो गया कि कारतूस के अंदर एक अफ़वाह फैली कि कारतूस के अंदर ना बेटे गाय और सूअर की चर्बी मिली है, ठीक है? अ, सूअर की चर्बी मिली है, ठीक है? तो गाय और सूअर दोनों ही धार्मिक पशु हैं, एक हिंदुओं के लिए और एक मुस्लिमों के लिए, ठीक है? तो अब क्या बोला गया कि भाई गाय और सूअर की चर्बी मिली है। उस टाइम पे जो ये कारतूस होते थे ना, इनको बेटे मुँह से छील कर फेंकना पड़ता था, ठीक है? तो इसलिए उनको लगने लगा भाई ये तो पूरे जो अंग्रेज लोग हैं तो हमारा पूरा धर्म ही नष्ट करके मानेंगे, ठीक है? तो इसलिए सिपाहियों का भी गुस्सा भड़क गया, ठीक है? देखो समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे जो मैंने आपको बताया, ठीक है? क्योंकि समुद्री यात्रा से उनका जाति धर्म भ्रष्ट नष्ट हो जाएगा ये माना जाता था, ठीक है? 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा यानी कि म्यांमार, आज का म्यांमार है, ठीक है? आदेश मिला तो हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। हुक्म नहीं माना तो बेटे उनको क्या किया, सख्त सजा दी गई, ठीक है? सिपाहियों को सजा दी गई। 1856 में कंपनी को नया कानून बनाना पड़ा कि भाई जो भी अब से नौकरी करेगा ना, तो ज़रूरत पड़ने पर उसको समुद्र के पार भी जाना पड़ सकता है, ठीक है? अब सिपाहियों के हालात गाँव में भी परेशान थे क्योंकि सिपाही खुद किसान थे, ठीक है? जो मैंने आपको ऊपर स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है? वो अपने परिवार गाँव छोड़कर आए थे। इसलिए जो सिपाहियों का गुस्सा था वो किसानों का गुस्सा सिपाहियों में भी फैल गया, ठीक है? अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है, अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों को लगता था कि बेटे भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है, ठीक है? कहीं न कहीं ये सही भी था, लेकिन लोगों को लगने लगा कि भाई हमारे धर्म के अंदर आड़ कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को बंद किया। सती प्रथा को बंद किया गया था बेटे 1829 के अंदर विलियम बेंटिक द्वारा, ठीक है? याद रखना, विलियम बेंटिक ने इसको बंद किया था, ठीक है? सती प्रथा को, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया, ठीक है? और अंग्रेजी भाषा शिक्षा को, अच्छा, इन्होंने अंग्रेजी के लिए स्कूल खोले, ठीक है? शिक्षा को प्रोत्साहन दिया कि भाई अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी सीखो। तो लोगों को लगने लगा ना 1830 के बाद कि ये जो कंपनी है ये ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने को बोली है, जिससे कि लोगों को लगने लगा कि हमको ईसाई बनाना चाहते हैं, ठीक है? ठीक है? जमीन संपत्ति जुटाने की छूट दे दी, ठीक है? अब 1850 में एक नया कानून आया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया, ठीक है? तो अगर कोई भारतीय, इसमें बोला गया है इस कानून में कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति का अधिकार पहले जैसे ही रहेगा। बहुत सारे ये को भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म और उनके सामाजिक रीति-रिवाज, परंपरा जो शैली है, उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये लड़ाई फैलती चली गई, ठीक है? तो अब देखिए इसके अंदर हमने क्या-क्या देखा कि ब्रिटिश स्टार्टिंग में हमने देखा कि सबसे पहले तो उन्होंने नवाबों की जो सत्ता थी उनको कमज़ोर किया, तो नवाब भड़क गए, ठीक है? किसान और सिपाही ये दोनों बेचारे, वैसे ही इनकी हालत खराब थी, तो ये दोनों भी गुस्से में आ गए, ठीक है? अब जनता क्या सोच रही है, ठीक है? ये आप ये दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आगे देखिए क्या है, सैनिक विद्रोह जो था, स्टार्टिंग में जो सैनिक विद्रोह था ना, अब वो जन विद्रोह बन गया। अब स्टार्टिंग तो हुई सेना से, लेकिन धीरे-धीरे पूरी जनता में फैल गया, ठीक है? अब एक और यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए ध्यान से सुनना कि भाई 1857 में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ है हमको पता है, ठीक है? लेकिन एक अफ़वाह और थी कि भाई 1757 में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था भारत के ऊपर। प्लासी की अगर आपने लड़ाई पढ़ी होगी सेकंड चैप्टर के अंदर, तो क्या हुआ उसमें 100 साल हो गए इसमें, है ना? 100 साल पूरे हो गए ना? तो अब इन लोगों को लगने लगा कि 100 साल बाद हमको तो भैया आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है? तो ये और अफ़वाह फैली, तो इसलिए ज़्यादा बढ़ चढ़कर विद्रोह फैल गया, ठीक है? देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को माना था कि उनका सबका एक ही शत्रु है। जैसे मैंने आपको बताया ना, चाहे कोई भी तबके के लोग हों, सबको लगने लगा भाई हमारा शत्रु तो एक ही है, वो है अंग्रेज, ठीक है? तो इसलिए क्या हुआ, भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई, यानी कि जो हमारा ये है आंदोलन है वो फैलता चले गया, ठीक है? 100 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मई 1857 में शुरू हुआ था ये, ठीक है? जिससे कि कंपनी का खतरे में आ गई, मतलब पूरे अस्तित्व उसका खतरे में आ गया, ठीक है? स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग हुई मेरठ से, याद रखना बच्चों,
कि भैया जो विद्रोह की स्टार्टिंग है वो मेरठ से शुरू हुई है, ठीक है, और दिल्ली तक जाएंगे वो लोग, ठीक है, बहादुर शाह जफर के पास, ठीक है। तो ये देखेंगे, अब सशस्त्र संघर्ष था ये, ठीक है, मेरठ से लेकर दिल्ली तक की यात्रा हम देखेंगे बेटे कैसे की, ठीक है। अब ध्यान से एक एक चीज को ना बेटे आपको डेट वाइज याद करना है, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 पहला पॉइंट, ठीक है, कि युवा सिपाही मंगल पांडे को क्या हुआ, बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के उसमें फांसी पर लटका दिया। यानी कि मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी हो रही है कब, 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। उसके बाद मेरठ के अंदर कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस मैंने बताया था ना, गाय सुअर की चर्बी वाला, ठीक है, इन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि इनको लगता था कि गाय और सुअर की चर्बी लगी है इनके ऊपर, ठीक है। जब अंग्रेजों ने इसको मना किया कि भाई करो करो, तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और 10-10 साल की बेटे सजा सुना दी। ये हुआ बेटे आपका 9 मई 1857 को, ठीक है, याद रखना, एक एक डेट याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों ने क्या किया, उन्होंने किया कि जिन जिन लोगों को जेल में डाला गया ना, ये 85 सिपाही को नौकरी से निकाला गया, बाकी सजा सुनाई, तो जो भी जेल में डाले गए 10 मई को अगले दिन मेरठ की जेल पर धावा बोला, वहां से बंद सिपाहियों को आजाद कराया, ठीक है, अंग्रेजों को मारा, सबसे पहले उनके हथियार लूटे, बंदूक हथियार सब कब्जे में ले लिए, अंग्रेजों की इमारतों संपत्तियों में आग लगा दी, ठीक है, फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। कहां से शुरू हो रहा है ये सब, मेरठ छावनी से शुरू हो रहा है बेटे, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज शासन को खत्म करने के लिए आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद शासन कौन चलाएगा। अच्छा, अब इस सारे के सारे युद्ध तो लड़ रहे हैं, लेकिन इनको ये था कि भाई अगर मान लो अगर हम युद्ध जीत गए तो फिर शासन कौन चलाएगा, कौन शासन चलाएगा। अब हम सबको पता है कि अंग्रेजों से पहले थे बेटे मुगल, मुगल लोगों का शासन था अंग्रेजों से पहले, है ना। तो इन्होंने सोचा कि भाई बहादुर शाह जफर जो है हमारा, उसी को देश सौंप देंगे हम, ठीक है, सिपाही। तो इसीलिए क्या हुआ, मेरठ से सिपाहियों की एक टोली निकली, 10 मई की रात घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच गई अंधेरे अंधेरे, ठीक है। जैसे ही खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी। अब दिल्ली में भी युद्ध शुरू हो गया, मेरठ से आए दिल्ली में पहुंचे, दिल्ली में भी युद्ध शुरू होगा, अंग्रेज अफसर मारे गए, ठीक है, सारा वही पुराने जैसा काम किया, हथियार हथियार गोला बारूद सब कब्जे में लिया, इमारतों को आग लगा दी गई, ठीक है। और विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए, जो जीते थे सिपाही वो लाल किले के ऊपर जमा हो गए, ठीक है। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। अब बादशाह डर लग रहा भाई बादशाह को, ठीक है, ये बहादुर शाह जफर डरपोक था, इसको डर लग रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लेकिन इतने सारे सिपाहियों को देखकर जबरन महल में वो घुस गए, तो ये कुछ कर भी नहीं पाया। तो बहादुर शाह जफर को सिपाही ने अपना नेता बना दिया, ठीक है, बूढ़े बादशाह को सिपाही की बात माननी पड़ी। अच्छा, इसका एक परिणाम क्या हुआ, देखिए, बहादुर शाह जफर ने सब देखो क्या हुआ, सिंपल सी बात, हम सबको पता है कि अंग्रेजों से पहले मुगल थे, है ना, मुगलों का शासन था। अब बहादुर शाह जफर ने जब सबको कॉल किया, तो क्या हो रहा है बेटे कि जितने भी छोटे मोटे शासक थे भारत के अंदर, पहले बहुत सारे राजा महाराजा थे, रजवाड़े थे, सबको लगने लगा कि भाई अब तो हमको आज़ादी मिल ही जाएगी। क्यों, क्योंकि मुगल जो ये हमारा बहादुर शाह जफर है, वो उसके शासन में हम अंडर में काम कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, उन्होंने देश के मुखियाओं को, शासकों को चिट्ठी लिखी, अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राजा को संघ बनाने का आह्वान किया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें सारे के सारे इकट्ठे हो गए, छोटे शासक रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर अपने इलाकों को शासन चलाते थे स्टार्टिंग में अंग्रेजों के आने से पहले, ठीक है। अब इनको लगता था कि दोबारा अगर मुगल बादशाह जीत गए तो भैया हमारे को भी अपना शासन बेफिक्री से होकर चलाने लगेंगे, ठीक है। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी, उन्हें लगा कि भाई ये तो छोटी मोटी उथल पुथल है, ये तो अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन असलियत में जैसे ही मुगल बादशाह ने यानी कि बहादुर शाह जफर ने ये कर दिया, समर्थन दिया, तो ये समर्थन ये तो भैया दिनों रात पूरा फैल गया, पूरा एकदम विद्रोह जो था और ज्यादा फैल गया, सैनिकों का या जो भी रजवाड़े थे उनका उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब बगावत बेटे फैलेगी, है ना, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैरों खड़ गए, दिल्ली जीत गए, हम लोग जीत गए, ठीक है, एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। अब खबर फैलने में टाइम लगा, एक के बाद एक रेजिमेंट में, रेजिमेंट होते सिपाहियों की जो टोली होती है ना, आज भी है, ठीक है, सिपाही ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ इन दूसरी टुकड़ियों के साथ निकल देने, मतलब मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। यानी कि हर जगह पे सिपाहियों का साथ देने के लिए सिपाही जा रहे हैं, एक दूसरी जगह पर जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, ठीक है ना। उनकी देखा देखी कस्बों गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। पहले सिपाही थे, लेकिन अब नॉर्मल जो पीपल थे, आम जनता थी, वो भी बेटे लड़ाई के लिए चलने लगी, ठीक है। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए, ठीक है। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने, अंग्रेजों से लोहा लेने यानी कि लड़ाई करने के लिए तैयार थे। अब सबके नाम याद रखने, एक मैं पहले बता रहा हूँ बेटे, ये चीज ध्यान से देखिएगा, सबके नाम याद रखने हैं। जितना डिटेल में आप आंसर शीट अपनी लिखोगे, उतने ही आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो नाम ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब आ गए। नाना साहेब आ गए कहाँ से, कानपुर से, जगह भी याद रखनी है, नाना साहेब कानपुर से, ठीक है। उन्होंने सेना इकट्ठी की और सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया, जो अंग्रेज थे उनको खदेड़ दिया, ठीक है, और अपने आप को पेशवा बना दिया, ठीक है। पहला हो गए हमारे कौन, नाना साहेब।
दूसरे आ गए बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर बना दिया उन्होंने अपने आप को। अच्छा, दूसरे नवाब वाजिद शाह अली शाह के बेटे। अच्छा, ये कौन है? नवाब वाजिद अली शाह कौन है बेटे? अवध के उस टाइम पे जिनको हटाया गया था ना शायक संधि थोप कर, ठीक है, वही है ये बादशाह, ठीक है। इनके बेटे ब्रिजिस कद्र को नया नवाब बना दिया गया। ब्रिजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया, ठीक है। और उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ चढ़कर भाग लिया, ठीक है। झांसी में हमें पता ही है रानी लक्ष्मीबाई जी, ठीक है, और वो भी विद्रोह करने लगी। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे भी आ गए बेटे अब, ठीक है। मध्य प्रदेश में आ गई आपकी बेटे रानी अवंतीबाई लोधी जी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए स्टार्टिंग में तो वो हारते रहे, ठीक है। अब लोगों को लगने लगा कि अंग्रेजों का शासन बेटे जल्दी क्या खत्म होने वाला है, ठीक है। अब लोग विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास बढ़ गया, खासतौर पर अवध के इलाके में, क्योंकि अवध में सबसे लास्ट में वो होता है ना 1856 में कब्जा किया गया था, ठीक है। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपनी कमांड इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, अंग्रेजों का भय, बोला कि भाई अंग्रेज डरे हुए हैं, ठीक है। क्या बोले? हमारे लोग विरोधियों की संख्या लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, ठीक है। अब इस दौरान महत्वपूर्ण नेता भी आए, सबके नाम याद रखने, जैसे कि फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह हो गए, ठीक है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, क्या भविष्यवाणी की? कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया कि जनता क्या चाहती है। इसके अलावा अगर हम देखें, दिल्ली में अंग्रेजों को सफाई करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के अंदर सिपाही बख्त खान, कौन बेटे? बख्त खान, इन्होंने एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया, ठीक है। इसके अलावा बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह जी, ठीक है, उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया, ठीक है, महीनों तक अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे, लड़ाई की। तमाम इलाकों के नेता इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, ठीक है। अब यहां तक हमने देखा कि भाई हम तो तोड़ रहे हैं कंपनी को, यानी कि अंग्रेजों की वाट लगा रहे हैं एकदम अच्छे से। अब क्या होगा? कंपनी क्या करेगी भाई? अब उन्होंने क्या किया बेटे, कंपनी ने किया इंग्लैंड फोन कि भैया आओ हमारी मदद करो, ठीक है। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवा लिए भाई। अच्छा, अब इसके अंदर बेटे देखो, हारने की तो बात करेंगे, अब क्यों हारे वो एक बार समझ लो। देखिए, अंग्रेजों के पास था कट्टा बंदूक, और हम तो ठहरे भैया तीर कमान वाले और तलवार वाले, ठीक है। तो इसीलिए हम हारे भाई। वो दूर से मारते, हमें पास जाके मारना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने आधुनिक हथियार नहीं थे, हमें चलाना भी उतना अच्छे से नहीं आता था, ठीक है। अब इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, विद्रोहियों को सजा दिलाने के लिए नए कानून बनाए जल्दी जल्दी, ठीक है। विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोला। सितंबर में जो दिल्ली बेचारी कब्जे में आई थी 1857 में, दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला, उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके सामने उनके बेटों को गोली मारी, ठीक है, और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया, दोनों को, बहादुर शाह जफर को भी, उनकी बेगम को भी, ठीक है। और नवंबर 1862 में ये मृत्यु हो गई इनकी रंगून की जेल के अंदर ही, ठीक है। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, इसका मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। कम से कम 2 साल तक तो ये विद्रोह चला, ठीक है। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, ठीक है, यानी कि लो भैया, अब लखनऊ भी अंग्रेजों के कब्जे में गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी को भी मार दिया, ठीक है। ऐसा ही सेम अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ, ठीक है। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आपको अंग्रेजी फौजों से घिरा पाया और वो शहीद हो गई, ठीक है। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए दोबारा से, मतलब छुप छुप के लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ सफलता मिली थी और लोगों का उत्साह बढ़ रहा था, अब हारते हारते लोगों को लगने लगा कि भाई ना, अब ना होने वाला, तो उन्होंने क्या हुआ, विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने भी लोगों को विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामी, यानी कि जो भूस्वामी थे, जो जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उनको इनामों का घोषणा कर दी कि भैया जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दे विद्रोही, ठीक है, उनकी हत्या नहीं कर जाएगी और वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, उनकी दावेदारी भी बनी रहेगी। सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोही नवाबों, राजाओं पर मुकदमे चलाए गए, उन्हें फांसी की सजा पर लटका दिया गया। तो ये था हमारा युद्ध। लेकिन अब इस युद्ध के परिणाम क्या हुए? देखिए, अब सिंपल सी मैं बात बताऊं तो 1857 के बाद पूरा ना क्या हो रहा है बेटे, जो अभी हमने देखा था कि हमारे ऊपर जो शासन चलाती थी वो थी कंपनी, लेकिन अब डायरेक्ट कौन चलाएगी बेटे? इंग्लैंड। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा, 1859 में आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पूरी तरह आ गया, यानी कि अंग्रेजों ने 3 साल के भीतर भीतर में 1857 2 साल के भीतर भीतर क्या होगा, पूरा कब्जे में ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या अहम बदलाव करे अंग्रेजों ने। सबसे पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में नया कानून डाला, कानून पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य, यानी कि पहले जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है, अब वो कौन चलाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में दे दिए, ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। यानी कि अंग्रेजों की जो कंपनी थी उससे छीनकर किसको दे दिया गया, सीधा इंग्लैंड पहुंच गए, ठीक है।
ब्रिटिश मंत्रिमंडल सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, भारत के लिए एक मंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, जो कि भारत में रानी के उसका वो होगा। ठीक है, रानी की तरफ से आएगा वो। ठीक है, उसे भारत के शासन के संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उन्हें सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल भी बोला गया बेटे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय बोला जाने लगा। ठीक है, इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि, हाँ ठीक है, यानी कि रानी का प्रतिनिधि होगा वो, या राजा या रानी जो भी होगा, उसका प्रतिनिधि के रूप में एक आदमी आता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायसराय बोलने लग गए। अब पहले गवर्नर जनरल था, अब वायसराय हो गया। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली और कंपनी से वो सत्ता छीन ली। ठीक है, यानी कि अब डायरेक्ट कौन कंट्रोल करेगा इंडिया को, अंग्रेज, यानी कि इंग्लैंड डायरेक्ट ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला चेंज, ये हुआ। दूसरा चेंज क्या हुआ बेटे, सभी शासकों को, सभी राजाओं को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। देखिए, युद्ध शुरू क्यों हुआ था, अंग्रेजों को डर लगने लगा कि भाई हमने पता है कि भाई अंग्रेजों ने क्या क्या गलती की थी, उनको समझ आई, तो उन्होंने बोला किसी भी राजा के जो क्षेत्र है उस पर कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्र, यानी कि जो गोद लिया वो बेटा ने दे दो भाई, दे दो। ठीक है, इसी वजह से तो युद्ध हुआ था ना, कि अंग्रेजों ने नहीं देने दिया था, तो अब बोला कि भाई दे दो, जिसको अपना तुम्हें अपना राज्य देना दे दो। ठीक है, सब संपत्ति सौंपने की छूट दे दी। ठीक है, लेकिन उनको बोला गया कि जो तुम्हें करना है वो अपने राज्य में करो, लेकिन तुम गुलाम किसके रहो, ब्रिटेन की रानी के गुलाम रहो भाई। ठीक है, उनका आधिपत्य स्वीकार कर लो। ठीक है, तो ये हुआ। तीसरा क्या हुआ बेटा चेंज, कि भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया। अब हम उनको पता था अंग्रेजों को कि भाई अगर भारतीय सिपाही रहे तो युद्ध दोबारा होने की आशंका है। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो सिपाही थे वो अंग्रेज लोग ही भर्ती किए, यूरोपीय सिपाहियों को बढ़ाया, भारतीयों को कम कर दिया, भारतीय सिपाहियों को निकाल दिया। ठीक है, यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, ठीक है, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती के बजाय गोरखा, सिख और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाए। ठीक है, चौथा क्या हुआ बेटे, मुसलमानों की जमीन संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि वो ही संदेह और शत्रुता की दृष्टि से देखते थे उन लोगों को। मतलब अंग्रेजों को लगता था कि विद्रोह उन्हीं ने खड़ा किया, मुसलमानों ने। ठीक है, पांचवा क्या हुआ बेटे, अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों की ये सम्मान करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे गाय सूअर की चर्बी की अफवाह फैली। ठीक है, तो इनको पता चल गया कि भाई जो भारत है ना, वो धर्म के लिए तो बहुत कुछ भी करेगा। ठीक है, छठा क्या था बेटे, भूस्वामी जमींदार, इनकी रक्षा करने तरह जमीन पर उनके अधिकार को स्थापित करने के लिए नई नई नीतियां बनाई गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1857 के बाद एक नया चरण शुरू होता है, और यही था आपके बेटे 1857 की क्रांति के अंदर। ठीक है,